हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्थ चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 की, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये फंड हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो टिपिकल म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो ईटीएफ का एडवांटेज होता है वो नहीं ले पाते हैं। इन ईटीएफ्स के अंदर ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स जो हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा उनको रिटर्न मिल पाता है। तो आगे चलते हैं, हम इसको रिव्यू करते हैं। अब जो एसबीआई का निफ्टी 50 का ईटीएफ है, पहले हम बात करेंगे कि हमें उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि उसमें जो फंड मैनेजर है वो कौन से स्टॉक्स खरीद रहा है, किस परसेंटेज में खरीद रहा है। यहाँ पे क्योंकि इसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो निफ्टी 50 है, तो फंड मैनेजर वही स्टॉक्स खरीद सकता है जो निफ्टी 50 के अंदर है, और उसके बाद उसे उन्हीं परसेंटेज में उन स्टॉक्स को रखना पड़ता है जो निफ्टी 50 के अंदर। अगर रिलायंस की लेट से वेटेज 12% है, तो ईटीएफ के अंदर भी रिलायंस की वेटेज एग्जैक्टली 12% होगी। और फंड मैनेजर को कंटिन्यूअसली रीबैलेंस करना पड़ता है। आई थिंक साल में 2 बार उनको रीबैलेंस करना पड़ता है टू मेक श्योर कि जो फंड है वो बिल्कुल निफ्टी 50 को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है आपको। मतलब यू आर नॉट ब्लाइंड साइडेड कि कहाँ फंड मैनेजर कुछ और कर रहा है आपको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इसका जो एक एडवांटेज है वो ये है कि ये डीमैट फॉर्म में होगा। आपको ब्रोकर के साथ एक आपका डीमैट खुलवाना पड़ेगा और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और ये ईटीएफ आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे। जिसका एडवांटेज ये है कि आप जब मर्जी जाके अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, अपने ब्रोकर के पास जा सकते हैं और इनको परचेज ईटीएफ को परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। अब डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन में ऐसा होता है कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वो आप फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, किसी दूसरे सेक्टर में कम इन्वेस्ट करता है। फिर जब सेक्टर रोटेशन होती है तो देन दे हैव टू चर्न देयर पोर्टफोलियो। यहाँ पे क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट है वो निफ्टी 50 है, तो जो बास्केट है वो खुद ही डाइवर्सिफाइड है, वो सारे मेजर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, और ईटीएफ भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास पे। आप जितना मर्जी इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। आप जब मर्जी इन एंट्री करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐड अपनी पोजीशंस में ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। प्राइसिंग कंटिन्यूअस है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे एनएवी मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको थ्रू आउट द डे जो करंट प्राइस है निफ्टी 50 का वही मिलेगा, और आप जब मर्जी सेल करना चाहें कर सकते हैं, जब मर्जी परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप देखें कि जो मैंने म्यूचुअल फंड के रिव्यूज़ किए हैं, एक्सिस ब्लू चिप का 0.45% एक्सपेंस रेशियो था। एस बी आई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का अराउंड 1% के आसपास था, बट ईटीएफ की जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.07% है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया ज़ेरोधा से, तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 एसबीआई का जो ईटीएफ है उसका जो सिंबल है वो ये है। एंड यू कैन सी कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, राइट। तो आपको अगर परचेज करना है, सेल करना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इट इज़ नॉट एन इलिक्विड इन्वेस्टमेंट। कुछ फंड्स होते हैं, कुछ ईटीएफ्स होते हैं, उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो अगर आप सेल करने जाएंगे तो आपको बायर नहीं मिलेंगे, आप बाय करने जाएंगे तो आपको सेलर नहीं मिलेंगे, और फिर आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली सेल परचेस कर सकते हैं। अब आगे चल के हम इस फंड को रिव्यू करेंगे। मैंने कुछ पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं ईटीएफ को असेस करने के लिए, और मैं उन पैरामीटर्स के ऊपर असेस करूंगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ 1 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं, 3 ईयर्स का रिटर्न देखते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम काफ़ी सारे 15 से 18 पैरामीटर्स के ऊपर इस फंड को रिव्यू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम फर्स्ट पैरामीटर की बात करें तो फर्स्ट पैरामीटर है हमारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छी है, वो इजीली एक्सेसिबल है, उसके ऑफिसेस आपके पास में है। अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनके पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपकी कंप्लेंट को इजीली रिजॉल्व करेंगे। हमें ऐसी ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स में इन्वेस्ट करना है। प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है।
सिस्टम्स फेल हो सकते हैं, कोई आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है, तो आपको उस टाइम पर हेल्प चाहिएगी। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इजीली एसेसिबल नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट पास्ट में कुछ फंड्स हैं, कुछ एएमसीज हैं जिन्होंने एक्सेस रिटर्न्स के लिए कुछ खराब इन्वेस्टमेंट्स कर दी, जिसके कारण लोगों की कैपिटल फंस गई। इस फंड में वो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर आपकी अच्छी होगी तो वो ये नहीं करेगी कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते जहाँ पे इन्वेस्टर की कैपिटल ही फंस जाए। सो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड है जो इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके फंड्स भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पैरामीटर जो है एएमसी का वो पॉजिटिव है ईटीएफ के लिए। अब सेकेंड पैरामीटर पे चलते हैं। सेकेंड पैरामीटर इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फंड का एयूएम जो है वो काफ़ी कम है तो आपको सेल परचेज करने में दिक्कत आएगी, आपको रिडेम्पशन में स्पेशली दिक्कत आएगी, क्योंकि फंड मैनेजर के पास जो कैश होगा वो काफ़ी कम होगा। बट एसबीआई का जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है, उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 61,000 करोड़ है। इट इज़ ह्यूज, ये इंडिया का बहुत बड़ा ईटीएफ है। अगर आप देखें एसबीआई ब्लू चिप का जो एयूएम था वो 20,000 करोड़ था। अगर आप देखें एक्सिस ब्लू चिप फंड का एयूएम है वो अराउंड 13,000 करोड़ है। मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप 35 फंड है वो अराउंड 10,000 करोड़ है। तो एस बी आई निफ्टी ईटीएफ का जो एयूएम है वो अराउंड 61,000 करोड़ है। इट बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स इन टर्म्स ऑफ एयूएम। तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव पैरामीटर है। चलिए आगे चल के अब थर्ड पैरामीटर पे बात करते हैं। थर्ड पैरामीटर है कैटेगरी। सो कैटेगरी इट्स अ लार्ज कैप कैटेगरी। ये बेसिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी की पार्ट हैं उन्हीं में इन्वेस्ट कर रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। आपको आज की डेट में स्पेशली विद द फाइनेंशियल स्ट्रेस इन द इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में भी स्ट्रेस आया है कोरोना वायरस के कारण, ज़्यादातर हर सेक्टर में ही आज की डेट में स्ट्रेस चल रहा है। पहले से एनबीएफसी सेक्टर में था, बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस चल रहा था, तो यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जहां पर आपका हो सकता है इन्वेस्टमेंट फंस जाए या आपको रिटर्न्स अच्छे ना मिले। तो आज की डेट में इट इज़ बेस्ट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, एंड दिस फंड इज अ लार्ज कैप फंड, राइट? ये निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगेन थर्ड पैरामीटर पे भी ये काफ़ी पॉजिटिव है। अब चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पैरामीटर पे। तो फोर्थ पैरामीटर हम बेंचमार्क देख रहे हैं, तो ये किससे अपने आप को कंपेयर करता है? तो बेंचमार्क इसका ऑब्वियसली निफ्टी 50 है, विच इज़ अगेन अ गुड साइंस। इंडिया का लार्जेस्ट इंडेक्स है, तो यू वांट टू बी बेसिकली इन्वेस्टिंग इन द लार्जेस्ट इंडेक्स। जैसे अब यूएस में आप देखेंगे डाउ जोन्स है, एस&पी 500 है और नैस्डैक है। तो नैस्डैक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप भी चाहेंगे कि ऐसे जो इंडिया के जो बेस्ट इंडेक्स है उसको मिमिक करे और आपको उसके रिटर्न्स मिले। तो अगेन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पैरामीटर। अब नेक्स्ट पैरामीटर पे चलेंगे तो एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे दिस फंड विंस हैंड्स डाउन, इट इज ओनली 0.07%। अगर आप एस बी आई ब्लू चिप का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे इट वॉज अराउंड 1%। एक्सिस ब्लू चिप की वॉज अराउंड 0.45%। यहाँ पे इट इज जस्ट 0.07%, तो ये काफ़ी लो है। और आपको अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म 4-5 साल की रेंज में देखेंगे तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो कम होने के कारण ही आपके रिटर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें मैं कैवियट ऐड करूंगा कि एक्सपेंस रेशियो तो ये फंड का है, बट अगर आप जैसे इसको डीमैट में या अपने ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे तो आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। फिर जब आप इसको सेल करेंगे तो अगेन डीमैट के चार्जेस होते हैं। तो उन सबको भी अगर हम मिला लें तो मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो या मैक्सिमम कॉस्ट आपको जो लगेगी वो 0.25% है। तो विच इज स्टिल मच लेस देन द बिगर फंड्स या द मेजर म्यूचुअल फंड्स। तो मेरे हिसाब से अगेन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पैरामीटर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर इसका 1 ईयर रिटर्न है। अब 1 ईयर रिटर्न इसका -11% है, विच इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द निफ्टी रिटर्न। तो ये एक नेगेटिव है। अगेन निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव रहा है। देयर आर एक्टिव फंड्स जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है जिसका रिटर्न आई थिंक -3% के आसपास है 1 ईयर का रिटर्न। तो अगर आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक डेफिनेटली ईटीएफ का ड्रॉबैक है। ईटीएफ आपको अंडरलाइंग एसेट का ही रिटर्न देगा जो कि निफ्टी का रिटर्न है। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है पी रेशियो। पी रेशियो इसकी 25 है, विच इज अगेन
नेगेटिव पैरामीटर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। पी रेशो निफ्टी की जो है वो एवरेज 17 to 20 की रही है, 17 के आसपास रही है, बट अभी निफ्टी की जो रेशियो चल रही है वो 25 चल रही है, तो इस फंड की भी पी रेशियो 25 है। आइडली इट शुड बी 17 और सो, एंड देयर आर म्यूचुअल फंड्स जो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी पी रेशियो कम है, तो इट माइट बी बेटर टू इन्वेस्ट इन दोज फंड्स एज कम्पेयर टू एस बी आई निफ्टी 50 ETF, क्योंकि ये भी वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एक्सपेंसिव है। अब नेक्स्ट पैरामीटर को देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है, विच इज बेसिकली व्हाट इज द वोलेटिलिटी ऑफ दिस फंड। इट इज अराउंड 20%, विच इज फाइन। ये टिपिकली सारे म्यूचुअल फंड्स की वोलेटिलिटी होती है, तो इट इज ओके, तो ये पॉजिटिव पैरामीटर है। नेक्स्ट चलेंगे शार्प रेशियो। शार्प रेशियो इज बेसिकली द एडजस्टेड रिटर्न। अगर आप इसमें से रिस्क निकाल दें तो इट इज -0.1। ये एस बी आई ब्लू चिप फंड की भी इतनी ही शार्प रेशियो थी। देर आर सम फंड्स विच आर स्लाइटली बेटर, बट दे आर नॉट लाइक वेरी डिफरेंट, तो इट इज स्टिल अ पॉजिटिव वैल्यू और इट इज अ पॉजिटिव पैरामीटर फॉर एस बी आई 50 निफ्टी ETF। अब नेक्स्ट देखेंगे सॉर्टिनो। सॉर्टिनो इज अगेन अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि अगर आप रिस्क निकाल दें तो आपको एक्सेस रिटर्न कितना मिल रहा है। इट इज अगेन -0.12, जो कि निफ्टी 50 का ही रिटर्न है। मेरे हिसाब से अगेन दिस इज पॉजिटिव। बाकी फंड्स भी आपको इतना ही सॉर्टिनो रेशियो रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अल्फा। मेरे हिसाब से दिस इज अ नेगेटिव फॉर द ETF, क्योंकि कुछ फंड्स की अल्फा काफ़ी अच्छी है। अल्फा इज बेसिकली वो कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं आपको एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द फंड्स, तो ये आपको कम रिटर्न दे रहा है एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर फंड्स। एक्सिस ब्लू चिप का अल्फा काफ़ी अच्छा है। तो अगेन इट माइट बी अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ द अदर फंड्स जहाँ पे अल्फा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलेंगे, 12th पैरामीटर पे। तो 12th पैरामीटर इज बीटा, विच इज हाउ डिफरेंट और हाउ मच दिस फंड फ्लक्चुएट्स फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग बेंचमार्क। तो इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है और इसका बीटा 1 है, मतलब इट डज नॉट हैव एनी फ्लक्चुएशन और विद द बेंचमार्क, राइट। तो ये एग्जैक्ट निफ्टी 50 को मिमिक करता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट पैरामीटर 13 पैरामीटर पे चलेंगे, आर स्क्वेर्ड। आर स्क्वेर्ड इज बेसिकली the the variation from the underlying asset. तो again it is 0.91, which is quite okay. तो ये एक पॉजिटिव पैरामीटर है। तो इसमें भी अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट पैरामीटर 14th पैरामीटर पे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं। सो इट इज़ अ गुड नंबर। यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड जो 70-80 फंड्स लेके स्टॉक्स लेके बैठा है, और फिर उसमें कुछ फंड्स अच्छा परफॉर्म, कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, तो वो एवरेज आउट हो जाती है। यहाँ पे ये बेसिकली निफ्टी 50 को मेक कर रहा है, तो निफ्टी 50 की ही परफॉर्मेंस आपको रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलेंगे, 15th मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो आप अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये निफ्टी 50 की मार्केट कैप है 2 करोड़ 32 lakhs 147 करोड़। अगेन इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज कैपिटलाइजेशन। मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी गुड। वी वुड वांट टू इन्वेस्ट इन अ लार्ज कैप फंड। हम लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जितनी अच्छी कैपिटलाइजेशन होगी उतना अच्छा है। आज की डेट में जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका पूरे इंडिया में स्प्रेड है, वो पूरे इंडिया के अंदर अपनी सेल्स कर रही हैं, उनकी बहुत सॉलिड रेवेन्यू स्ट्रीम है, मोट उनका बहुत अच्छा होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज देम फ्रॉम देयर टॉप पोजीशन, तो इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, और मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब चलते हैं 16th पैरामीटर पे। 16th पैरामीटर इज कंसंट्रेशन। सो आप देखेंगे कि 96% जो इन्वेस्टमेंट है वो जाइंट एंड लार्ज कंपनीज के अंदर है। So, जैसे पीछे हमने बात की थी मार्केट कैपिटलाइजेशन, सो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हेयर ऑल्सो। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के अंदर। दैट शुड बी योर कोर पोर्टफोलियो। मतलब आप अगर जैसे 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 80 रुपये आपके कोर पोर्टफोलियो में होने चाहिए और 20 रुपये आपके स्मॉल कैप मिड कैप में होने चाहिए। तो ये जो फंड है वो 96% जाइंट एंड लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। हम नेक्स्ट पैरामीटर पे चलेंगे, 17 पैरामीटर, टॉप 50% 7 स्टॉक्स हैं। ये इंडिया की टॉप 7 कंपनीज हैं, और वो निफ्टी 50 का 50% कंट्रोल करती हैं। तो अगेन वेरी गुड पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर, वेट ऑफ टॉप 10 स्टॉक्स इज 61%। तो अगर आप सिर्फ निफ्टी के टॉप 10, अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो
60% ऑफ योर फंड इज गोइंग इनटू दोस टॉप 10 कंपनीज। अगेन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपकी काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन हो रही है फंड्स की इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट जा रही है वो इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में जा रही है। तो 18th पैरामीटर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर इट। अगर अब हम इसका पोर्टफोलियो देखें, सबसे बड़ी कंपनी इसमें जो है 11.87, जो कि अगेन निफ्टी का वेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अभी फ्राइडे को ही आपने देखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1760 का टारगेट अपना मीट किया है। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक वीडियो भी बनाया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो अब मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रेंज है वो 1600 से 2000 रुपीज़ की दिख रही है। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो मेरा वीडियो देख लीजिए। और अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करके ईटीएफ के थ्रू करेंगे तो भी आपकी 10% या 11% जो इन्वेस्टमेंट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाएगी इस फंड के थ्रू। अब नेक्स्ट आते हैं एच बैंक पे। तो आप देखेंगे एच बैंक के अंदर 10% इन्वेस्टमेंट है। तो अगेन अगर आप इस फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 रुपये आपके एच बैंक में जा रहे हैं। एच बैंक इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि मूडीज ने बोला था कि एच बैंक की जो रेटिंग है वो इंडिया की रेटिंग से भी बेटर है। तो इतना अच्छा बैंक है ये। थर्ड एच लिमिटेड है, जो कि एक एनबीएफसी है, इंडिया की अगेन लार्जेस्ट एनबीएफसी है। अभी आज की डेट में एनबीएफसी सेक्टर में थोड़ा सा स्ट्रेस है, बट एचडीएफसी जनरली हाउसिंग लोन्स देता है जो कि काफ़ी स्टेबल होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स टिपिकली डिफॉल्ट नहीं करते हैं, तो इसमें स्ट्रेस नहीं है। जब मार्केट रिवाइव होनी शुरू होगी, एनबीएफसी सेक्टर से स्ट्रेस जाएगा, तो अगेन एचडीएफसी विल डू वेरी वेल। चौथी कंपनी इन्फोसिस है। इन्फोसिस के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। इन्फोसिस इतनी पुरानी कंपनी है, इतना अच्छा रिटर्न दे रही है, बहुत स्टेबल है, और लोगों के पास 20-20 साल से इन्फोसिस के शेयर्स हैं। फिफ्थ इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक आईसीआईसीआई बैंक, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। फिर आईटीसी इंडिया की टॉप 3 एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। कोटक महिंद्रा बैंक अगेन वेरी गुड बैंक, काफ़ी एफआईआईज कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लास्ट में यूनिलीवर, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग एफएमसीजी। इसके प्रोडक्ट्स, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, और इंडिया के हर कॉर्नर में सेल होते हैं। तो इसका जो पोर्टफोलियो, अगर आप इन 10 स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब 60% वेटेज है, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इन्वेस्टिंग इन द वेरी बेस्ट इंडियन कंपनीज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो आई लाइक टू समराइज। सो मेरे हिसाब से इट्स अ 5 स्टार फंड, वी शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन इट। इट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देते हैं, 1% के आसपास हम एक्सपेंस देते हैं, बट फिर भी हमें रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ पे हम 0.07% से लेकर लेट्स से 0.25% मान लेते हैं का हमारा एक्सपेंस आएगा, बट स्टिल हमारे जो रिटर्न्स है वो निफ्टी वाले रिटर्न्स आ रहे हैं। अगर आप ये 18 पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए उस पर देखें तो 15 पैरामीटर्स पे ये पॉजिटिव है। ये निफ्टी के रिटर्न्स रिफ्लेक्ट करेगा। इनफैक्ट आज की डेट में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फंड टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रेस है वो इंडस्ट्री से जाने लगेगा, तो निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये फंड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। लो एक्सपेंस रेशियो की हमने बात की है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, उसका मैं रिव्यू बना रहा हूँ। तो 1-2 दिन में उसका भी रिव्यू आ जाएगा। एक्सिस ब्लू चिप फंड का मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो आप अगर मेरे साइट पे आएंगे देख सकते हैं, और मैं उसको ऐड भी कर दूंगा। उसका लिंक मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड को। अब मेरी सजेशन ये होगी कि आप एक एक्टिव फंड में और एक ईटीएफ में, दोनों में इन्वेस्ट करें। एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर है वो निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट करने की कोशिश करेगा, और साथ में जो ईटीएफ है वो निफ्टी 50 का रिटर्न मिमिक करेगा। तो आपको दोनों तरफ के एडवांटेजेस मिलेंगे। एक तरफ आपको लो एक्सपेंस रेशियो का एडवांटेज मिलेगा ईटीएफ के थ्रू, दूसरी तरफ आपको अम, जो मोर देन इंडेक्स वाले जो एडवांटेज होता है, जो एक्टिव फंड का जो एडवांटेज होता है वो भी मिलेगा। बाई चांस अगर आप समझिए कि फंड मैनेजर निफ्टी के रिटर्न को बीट नहीं कर पाता है, तो फिर आपका एसबीआई का जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है वो निफ्टी का रिटर्न तो दे ही रहा है, तो यहाँ पे आपका वो कवर हो जाएगा। तो मेरा है कि अगर आपको समझिए 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं एक लार्ज कैप फंड में, तो आप 50 रुपीज़ लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए और 50 रुपीज़ एसबीआई के
निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको दोनों तरफ का एडवांटेज मिलेगा। हम आगे चलते हैं। मैं एक बस डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। Viewers are requested to consult their financial advisor and exercise their discretion, conduct their own research, and use their judgment before acting on the information provided in this video. Stock markets can cause heavy losses if investments are done without proper research. I or my channel will not be responsible for any profit or loss incurred by the viewers. So, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आप डेटा पॉइंट्स लीजिए सब जगह से, आप अपनी खुद की भी रिसर्च कीजिए, बहुत सारी साइट्स हैं, आप उधर जाइए, वहाँ से अपना डेटा पॉइंट्स लीजिए और फिर अपनी जजमेंट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड या स्टॉक के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, सो आई विल क्रिएट दैट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसका बटन है यहाँ पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर अलर्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगा तो वो आपके पास में अलर्ट आ जाएगा, तो आपको अगर उस फंड में या उस स्टॉक में या जो भी मैंने वीडियो पोस्ट किया उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हैं। Finally, friends, thanks for your time. Thanks for watching the video. Have a good day. Bye.